बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कमर मेकन एक नई वीडियो के साथ आपसे मुखातिब हूँ। सुप्रीम कोर्ट में दो बड़े अहम केसेस की समाअत हुई। एक 9 मई के हवाले से केस जिसमें जस्टिस हाशिम काकड़ ने कड़ाके निकाले और जस्टिस इश्तियाक इब्राहीम साहब पेशावर हाई कोर्ट से जो आए हैं उन्होंने भी बड़े अहम रिमार्क्स दिए हैं। मैं पहले आप सामने रिमार्क्स रखूँगा और फिर हम उसके बाद दूसरे केस की तरफ जाएंगे। दूसरा केस है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जो सीनियरिटी का मामला है, जो जजेस के ट्रांसफ़र का मामला है, उसको चैलेंज कर रखा है। मुतफ़र काफ़ी सारी दरख्वास्तें हैं, मुख्तलिफ़ फ़रीक़ैन है इसके अंदर, उसके ऊपर जाएंगी। उसकी समाअत भी आज आइनी बेंच में हुई जिसकी सरबराही जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर ने, और आज कोर्ट रूम नंबर 1 में उसकी कार्रवाई हुई। तो उसकी तरफ जाने से पहले 9 मई के हवाले से आपके सामने रख देता हूँ। सबसे पहले तो शेख रशीद साहब के हवाले से जो केस था उसके अंदर बड़े अहम रिमार्क्स हैं, और फिर सनम जावेद तरीक़ इंसाफ़ की रहनुमा है, उसके अंदर भी बड़े अहम रिमार्क्स दिए गए हैं। ये GHQ हमला केस है जिसे मैं मदर ऑफ़ ऑल केसेस कहता हूँ। 9 मई के हवाले से जो तहरीक इंसाफ़ के ख़िलाफ़ केसेस है ख़ास तौर पे, इसमें पंजाब हुकूमत ने शेख रशीद की बरीयत की अपील जो है उसमें शवाहिद पेश करने के लिए वक्त मांगा था और इल्तवा मांगा है आज मज़ीद इस केस की समाअत में, जिस पर हाशिम काकड़ साहब जो हैं वो काफ़ी नाराज़ हुए। सरनजिश की है स्पेशल प्रोसिक्यूटर की। उन्होंने कहा कि इल्तवा मांगना हो तो आइंदा हमारी अदालत में ना आना। इल्तवा सिर्फ जज, वकील या मुलजिम की मौत पर यानी इंतकाल पर ही मिल सकता है। उसके अलावा इल्तवा जस्टिस हाशिम काकड़ ने कहा कि हमारी अदालत से नहीं मिल सकता। और प्रोसिक्यूशन का ये कहना था बेसिकली कि हम कुछ मुलजमान के जो एतराफ़ी बयानात हैं वो अदालत के सामने रखना चाहते हैं। तो हाशिम काकड़ साहब ने कहा कि शेख रशीद बुज़ुर्ग आदमी है, बूढ़ा बंदा है, उसके ख़िलाफ़ क्या शवाहिद है आपके पास। और ये शेख रशीद के वकील ने फिर वहाँ पर बताया कि जिन इतराफ़ी बयानात का हवाला ये दे रहे हैं वो ऑलरेडी फ़ाइल का हिस्सा है। तो जस्टिस हाशिम काकड़ ने उस वक्त उस पर मतलब आज वो एक तरह से बरहम दिखाई दिए। उन्होंने नाराज़गी का इज़हार किया और उन्होंने कहा खुदा का खौफ करें। शेख रशीद 50 मरतबा मतलब उन्होंने जैसे बंदा बात करता है उसी तरह से उन्होंने कहा कि MNA बन चुके हैं, बुज़ुर्ग आदमी हैं, भाग कर कहाँ जाएंगे। तो वकील शेख रशीद के जो थे उन्होंने कहा कि हुकूमत मोहलत ख़ुद मांगती है और इल्ज़ाम जो है वो अदालतों पर लगा दिया जाता है। मज़ीद इसी तरह के रिमार्क्स हुए, लेकिन हाशिम काकड़ साहब ने कहा कि ज़मीन गिरे या आसमान फटे, इस अदालत में सिर्फ़ कानून के मुताबिक ही फ़ैसला होगा, उससे हटकर किसी किस्म का कोई यहाँ से फ़ैसला जो है वो नहीं होगा। फिर सरदार राज़िक साहब जो वकील थे शेख रशीद के, उन्होंने इस्तदा की इसी हफ़्ते मुकर्रर करने की, तो लेकिन आइंदा हफ़्ते तक जो है वो केस लगाने की जो तारीख़ है वो दे दिया है जस्टिस हाशिम काकड़ ने, और 3 रुकनी बेंच ने यह समाअत किया। एक तो ये मुकदमा था, दूसरा है सनम जावेद की बरीयत के फ़ैसले के हवाले से पंजाब हुकूमत की अपील थी। वहाँ पर भी सनम जावेद के रिमांड के ख़िलाफ़ लाहौर हाई कोर्ट में जो दरख्वास्त दायर हुई थी उस पर वकील पंजाब हुकूमत ने अपने जो है वो दलाइल दिए और कहा है कि रिमांड के ख़िलाफ़ दरख्वास्त में लाहौर हाई कोर्ट ने मुलज़मा को मुकदमे से बरी कर दिया है इन केसेस। जबकि मज़ीद उनका कहना था कि जो वकील है हुकूमत के, उन्होंने कहा कि हाई कोर्ट ने अपने इख्तियारात से बढ़कर फ़ैसला दिया और मुलज़मा को बरी किया है। हाशिम काकड़ साहब ने यहाँ पर भी कहा कि इन केसेस में तो अदालत हिदायत जारी हो चुकी है कि 4 माह में फ़ैसला करना है, और हाई कोर्ट जो है वो अपने इख्तियारात को बेहतर तौर पर जानती है। और मेरा भी इस हवाले से फ़ैसला मौजूद है कि हाई कोर्ट के पास तमाम इख्तियारात होते हैं। इसी तरह से ये मुकदमा भी उन्होंने जो है वो मुलतवी कर दिया, लेकिन गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए ये मुलतवी हुआ है। लेकिन जस्टिस इश्तियाक इब्राहीम साहब ने कहा कि अब तो ये हालात बन गए हैं कि क्या पता कल को आपका या मेरा भी नाम किसी ऐसे 9 मई के मुकदमे में शामिल कर दिया जाए। आपको 1 साल बाद याद आया कि मुलज़मा ने जुर्म किया है। तो ये जनाब रिमार्क्स हुए हैं। सुहेल रशीद साहब की तरफ जाएंगे। मैंने डिटेल में सुहेल साहब इसलिए चीज़ें रखी हैं कि आपको इसके ऊपर तज्ज़िया करने में ज़रा आसानी होगी। ये 4 माह के अंदर ट्रायल मुमकिन हो पाएगा, और ज़राए के मुताबिक ATC जजेस की कोई एक मीटिंग हुई है बड़ी अहम, उसके अंदर क्या मालूमात हैं आपके पास? देखिए, पहले तो आज की इस समाअत का जो जस्टिस हाशिम काकड़ और जस्टिस इश्तियाक इब्राहीम, देखें पेशावर और बलूचिस्तान हाई कोर्ट ये वहाँ से आए हैं, और जब इन्होंने वहाँ पर सर्व किया है तो वहाँ पर उस दौरान की आप पहले रिकॉर्ड भी जहन में रखिए कि इन सारे मुकदमात से मुतालिक वहाँ पे उनकी क्या ओवरऑल रिस्पांस क्या रहा है। अब आते हैं आज के जो 2 केसेस थे। एक तो शेख रशीद अहमद साहब, वो तो बरीयत के लिए आए हुए हैं GHQ गेट हमला केस में। वो तो उस केस पर तो 4 माह वाला इतलाक, पहले तो
प्रैक्टिकली पॉसिबल है या नहीं वो बाद में देखते हैं, पहले इतलाक की बात करते हैं इन 2 केसेस पर। जी। उस पर तो वो होता है, लेकिन सनम जावेद वाला जो केस है उस पर तो 4 माह वाला इतलाक नहीं है, वो बाकी केसेस पे उन पे होगा। लेकिन ये वाला जो स्पेसिफिकली केस था, ये उनका इस केस में तो उनको डिस्चार्ज कर दिया हुआ है, बरी कर दिया गया है, बरी कर दिया हुआ है। इसमें अब पंजाब गवर्नमेंट ये कह रही है कि हाई कोर्ट ने उसके सामने बरीयत का मामला था नहीं, उसने बरी कर दिया। ठीक है जी, बात रिमांड की और जमानतों की हो रही थी, उन्होंने बरी कर दिया। तो इस पे अदालत ने आज उन्हें बताया जी कि हम तो पहले फैसला दे चुके हुए हैं कि हाई कोर्ट किसी भी हाई कोर्ट के पास ये इख्तियार मौजूद है कि उसके नोटिस में अगर एक चीज़ आ जाए कि एक मुकदमा गलत बना है तो वो अपनी 100 मोटो पावर्स का इस्तेमाल वहाँ पर कर सकती है, यानी वो लोगों के फंडामेंटल राइट्स को गारंटी करती है, चूँकि कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट है तो इसलिए उसका ये इख्तियार तो होता है। तो मज़ीद उन्होंने उस पर उनसे मोहलत दी है कि आप इस पर दोबारा हमें असिस्ट करें जी। तो वो फैसला तो मेरा ख्याल है बरकरार रहने वाला है। सनम जावेद साहबा को जो एक केस में रिलीफ मिला हुआ है वो बाकी रहेगा। अब आते हैं आपके सवाल की तरफ। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी ने जो डायरेक्शन दी है कि 4 माह के अंदर इन केसेस के फैसले करें, बिल्कुल, उससे चीफ जस्टिस साहब का अपना जो डायस है या अपना जो टेबल है वो तो खाली हो गया कि वो आइंदा किसी को कह देंगे जी कि मेरे पास केसेस नहीं है, कोई केस नहीं है सुप्रीम कोर्ट में। वेल, जो ट्रायल कोर्ट से ना, अच्छा दूसरी बात जो चीफ जस्टिस साहब फरमाते हैं कि जी कानून ये कहता है कि आपने डे टू डे सुनकर इसका फैसला करना है। बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल दुरुस्त फरमा रहे हैं, कानून यही कहता है और उस कानून के मुताबिक तो ये 4 माह भी उनको इजाफी दे रहे हैं। लेकिन उस कानून का आज तक पाकिस्तान में कभी भी प्रैक्टिकली इतलाक हुआ नहीं है। उसकी वजह यह है कि यहाँ पर कानून जब भी बनाए जाते हैं जो स्पेशल लॉज होते हैं, बिलखसूस आप नैब लॉ की बात करें, आप ATA की बात करें, ये स्पेशल लॉज तब बनाए जाते हैं। ऐसा नहीं होता कि आपका जो आम कानून है वो करप्शन को कर्ब नहीं कर रहा या वो टेररिस्ट के लिए कुछ नहीं कह रहा, उसमें सब कुछ मौजूद होता है। जब वो काम नहीं कर रहा होता तो आप स्पेशल लॉ बनाते हैं जी कि आप ये स्पेशल लॉ के तहत आप करप्शन को देखेंगे, आप टेररिज्म को देखेंगे। अब स्पेशल लॉज जब बनाए जाते हैं तो वो कई बार कदरे जल्दबाजी में भी बनाए जाते हैं। उसमें ये तो कह दिया जाता है लेकिन उसमें उसका मिसयूज़ जो है ना उसको प्रोटेक्ट नहीं किया जाता। होता क्या है, अब नैब कोर्ट्स के पास भी BCU केसेस होते हैं, फिर ATC में भी ऐसे केसेस की भरमार हो जाती है। 9 मई के बाद और इतने केसेस बने। स्पेशल लॉ जब आप बना रहे हैं ना क्रिमिनल केसेस के लिए, वाइट कलर हो या दूसरा हो, तो उसके इक्वली आपको फिर जो कानूनी शहादत है ना जी, उसको भी अपग्रेड करने की ज़रूरत होती है। बिल्कुल, मसलन आप ये कहते हैं जी कि आपने वाइट कलर क्राइम को पकड़ना है जो बैंकिंग चैनल से या जो एक्सपर्ट्स को हायर करके किया जाता है। मतलब दुनिया के बेहतरीन एक्सपर्ट्स आप बिजनेस फर्म में रखते हैं और उन्हें कहते हैं मैंने ये रकम छुपानी है, वो आपको हर तरीका कानून देख के ना उसका तहत डिज़ाइन करके देंगे कि ऐसे ये बच जाएगी। अब नैब के प्रोसिक्यूटर को आप कहते हैं कि आप इसे ना वो फिरौन के ज़माने के कानून शहादत पे जो है ना अदालत में जाके जुर्म साबित कर दें, जिसमें दस्तखत भी बंदे के होने ज़रूरी हैं, फिंगरप्रिंट्स भी उसी के हों, उसे 4 बंदों ने देखा भी हो कि ये फलां बंदे को फलां बंदे ने इसे करप्शन करते देखा है, तो वो कभी साबित होगा नहीं होगा, नामुमकिन है। ऐसे ही ATC में भी मसाइल यही हैं। अब टेररिज्म जो है उसकी कई इकसाम आ चुकी हैं और नीचे जो है ना ATC के पास जब केस जाते हैं उन्होंने उसी कानूनी शहादत के मुताबिक देखना है। बिल्कुल ऐसे ही। पहले आपने मुलजमान को नकूल फराहम करनी है, ये आपका चालान है जी, उस पे उन्होंने वकील करने का टाइम मांगना है, आपको देना पड़ेगा। वो पहले दिन वकील के बगैर आ जाता, कहता जी मैं तो अब ये मिला था तो मैं आ गया हूँ और वकील करने दें। वकील करेगा, एक वकील आकेगा अगली तारीख पे, मैं आज हायर हुआ हूँ जी, मुझे थोड़ा केस पढ़ने का टाइम नहीं है, अदालत को देना पड़ेगा। फिर वो आएगा, वकील अगली पेशी पे आ जाएगा, उसका मुलज़म जो है ना नहीं आएगा, वो दूर है जी, उसकी सेहत खराब है। अच्छा, एक ही समात पे आप उसके नाकाबिले ज़मानत वारंट नहीं कर सकते, आपको एक आधी उसकी दरख्वास्त पहले माननी पड़ेगी। ठीक है, वो क्यों माननी है कि ये उसके राइट्स प्रोटेक्ट करने के लिए। एक दी दरख्वास्त उसको इस्तिस्ना की माननी पड़ेगी, दूसरे पे आप वार्निंग देंगे, तीसरे पे आप वारंट करेंगे काबिले ज़मानत, चौथी पे आप नाकाबिले ज़मानत, फिर उसके इश्तिहार करेंगे और इस दौरान अटेंडेंस जब तक सारों की एक साथ पूरी नहीं हो रही, कानून ये कहता है कि सारे मुलजमान मौजूद होंगे तो फर्द जुर्म आयद होगी। 4 महीने तो भाईजान इसमें निकलेंगे। बिल्कुल ऐसे। अच्छा, फिर हर केस में मुलजमान कितने हैं? सिर्फ पिंडी के 9 में के मुकदमात में एक प्रोसिक्यूशन के एक सोर्स से मेरी आज बात हुई, उन्होंने कहा जी कि हमारे पास 950 से ज़्यादा तो गवाह हैं, 950 से ज़्यादा गवाह हैं, 1200 के करीब मुलजमान हैं और इनमें से मेजॉरिटी जो है वो बेल पर है।
वो अंडर कस्टडी नहीं है हमारे पास कि हम सुबह जेल आप से उनको उनको कस्टडियों निकालेंगे, में बांधें पकड़ेंगे और पेश कर देंगे। और अदालत पेश करें और कहें जी ये है 400 बंदा इस केस में, ये है 100 बंदा इस केस में। जी आज गेट हमला केस 105 मुलजमान है, 105 को आप एक साथ पेश करें और कहें जी लगाएं इन पे फर्द जुर्म, मुश्किल है। ठीक है। अब वहाँ पे फर्द जुर्म हो चुकी हुई है हालांकि जीएच के गेट जी, में, जी। लेकिन उसको उन्होंने चैलेंज किया हुआ है मुलजमान। कोर्ट हाई कोर्ट चले गए हैं जी कि आप सीसीटीवी फुटेज निकाले, उस दिन हम एक साथ वहाँ मौजूद नहीं थे। इस तरह के मसाइल हैं। अब इस पर प्रोसिक्यूशन परेशान है। जजेस जो एटीसी के हैं वो ज़रा ये बताते हैं कि वो उनकी कोई लाहौर हाई कोर्ट में कोई मीटिंग की भी इतलात है, जो वहाँ पे चूँकि पंजाब से मतलब लाहौर हाई कोर्ट ही है। उन्होंने कहा जी कि ये सारा हमारा एक चैलेंज है, तो इसको हम सुप्रीम कोर्ट के आर्डर को कैसे इम्प्लीमेंट करेंगे। क्या हम लोगों के वो जो बुनियादी हकूक़ है वो सारे छीन के कहें जी आज फ़र्द जुर्म है, कल हतमी दलाइल हैं, और उस केसेस का ऊपर जाके वो हाल हो जो हुमायूं दिलावर वाले केस का हुआ। बिल्कुल ऐसे ही है। मतलब ये है कि अब एटीसी के जो जजेस हैं उन्होंने भी बता दिया है कि भाई सुप्रीम कोर्ट का फैसला ग्राउंड के ऊपर अमल नहीं, अभी उन्होंने प्रैक्टिकली किसी जगह नहीं मतलब बताया, ये डिस्कशन में अभी उन्होंने कहीं नहीं बताया, लेकिन ये मीटिंग हुई है और उसमें ज़ाहिर है लायमल बनाया जाएगा ना कि कैसे आपने करना है। और ये लाहौर हाई कोर्ट के लिए भी जो मॉनिटर करना है, जिन्होंने 15 दिन बाद रिपोर्ट लेनी है, उनके लिए भी एक चैलेंज है कि वो इसको कैसे वो करेंगे। वो जज से पूछेंगे अच्छा यार बाकी केसेस आपने छोड़ देने हैं, यही चलाने हैं। फिर बड़ा मसला ये होता है एक बंदा अगर 15 शहरों में नामजद है या 4 शहरों में या 2 में नामजद है, एक ही दिन में 2 शहरों में उसकी एटीसी में, वो किस में जाएगा? तो एक से ज़ायद होती है सोहेल भाई, मतलब एक से ज़ायद शहरों में एक ही दिन में पेशी होती है जी। तो अच्छा, इन मुझे सारों वो को रिपोर्ट फर्द याद जुर्म आ आयद रही है, करते बड़ा टाइम लग जाएगा। मुझे वो रिपोर्ट याद आ रही है 9 मई के केसेस में जो पंजाब हुकूमत ने जमा करवाई थी। आपको याद होगा उस रिपोर्ट के अंदर के टोटल कितने मुलजमान हैं पूरे पंजाब के अंदर 34,000 प्लस उन्होंने कहा कि मुलजमान हैं, जिनमें से 24,000 अभी मफरूर हैं और वो लोग हैं जो नामजद नहीं हैं। और उन 24,000 का पता क्या होना है? उन 24,000 के पहले इश्तिहारी करार देने की कार्रवाई होगी। इश्तिहारी करार देने की कार्रवाई में भी आपने महीना उनको सरेंडर करने देना होता है इश्तिहार जारी करके, उसके बाद आप उनको इश्तिहारी डिक्लेयर कर देते हैं। 1 महीना तो ये गया, इश्तिहारी डिक्लेयर करके उनका केस अलग कर देते हैं और बाकियों की हद तक आप ट्रायल आगे बढ़ाते हैं। अच्छा, ये फिर जो फेयर ट्रायल है वो तो अगर ये 4 महीनों में किसी भी तरह से कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे तो फेयर ट्रायल तो मुझे लग रहा है कि वाज़े तौर पर कंप्रोमाइज़ होगा। ये मुमकिन ही नहीं है इतने बड़े पैमाने पर ट्रायल मुकम्मल कर पाना। अगली फेयर ट्रायल कंप्रोमाइज़ होना तो वो अक्यूज़ अपनी फेवर में भी ले जाते हैं, आप उनका ही फ़ायदा वो होगा। हाई कोर्ट जाए कहते हैं जी देखें हमारी स्टेटमेंट नहीं ली, हमें तो फर्द जुर्म पे ठीक से नहीं आए, तो हमारा तो ये भी नहीं हुआ, ये भी सारे नहीं हुआ, हकूक नहीं मिले, तो वो मेरिट के बजाय हाई कोर्ट में केस इस पे ज़्यादा चला जाता है, इस पे ज़्यादा कि अच्छा जी आपने इसे ये दिया ही नहीं, चलो ख़त्म। इमरान खान के केसेस में पहले ही हो चुका है हाई कोर्ट के अंदर। नाज़रीन, दूसरा जो अहम तरीन आज की सुप्रीम कोर्ट की अपडेट है वो ये है कि जजेस ट्रांसफ़र और सीनियरिटी के मामले के ऊपर अब ये तारीख तो दे दी गई है 28 अप्रैल, 29 अप्रैल सुबह 9:30 बजे समाअत होगी। अब आगे कुछ 20 दिन तकरीबन 21 दिन बचते हैं नए इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ़ जस्टिस लगाने के लिए, बल्कि तमाम बाकी सूबों के चीफ़ जस्टिस कायम मकाम बैठे हैं, उनको परमानेंट चीफ़ जस्टिस लगाने के लिए कार्रवाई भी है। आप क्या देखते हैं इसमें, ये मुकम्मल कर पाएंगे ये या फिर ये इन्हीं दिनों में कंक्लूड कर देंगे, हो सकेगा? ये देखें इनके पास अब फौजी अदालतों का केस भी अभी पेंडिंग है, तो इनके पास 1.5 घंटा हुआ करेगा वही सुबह वाला 9:30 से 11। तो इस महीने तो दलाइल शुरू नहीं हो सके। फिर प्रैक्टिकली जो है ना हफ्ता इतवार को तो छुट्टी होती है, तो इनके पास दिन थोड़े ही होंगे। करना चाहें तो जस्टिस मोहम्मद अली महजर वो जो है ना जिस तरह कोर्ट कंडक्ट करते हैं वो करना चाहें तो वो 2-3 समातों पे ये केस मुका देंगे। अच्छा, उन्होंने वकील को हाँ जी बस आपकी बात समझ आ गई, आपकी आ गई, वो निकाल देंगे केस, क्योंकि जो 18 मई 19 मई को जुडिशल का आप यानी पार्टीज को एक्स्ट्रा मेहनत करनी पड़ेगी इस केस को डिले करने में। अदरवाइज जस्टिस मोहम्मद अली मजहर जो है उनके ऊपर आप हर तरह क्रिटिसिज्म कर सकते हैं, वो केस को अगर वो बेंच को हेड कर रहे हैं तो केस आपको निपटा देंगे। और मुझे भी यही लगता है सोहेल साहब, क्योंकि तमाम सूबों के चीफ जस्टिस लगाने के लिए या तो फिर जुडिशल कमीशन का इजलास उनको ये तनाज़ा हल होने तक मुलतवी करना पड़ेगा, क्योंकि जब तक ये एटलीस्ट फॉर इस्लामाबाद हाई कोर्ट एटलीस्ट क्योंकि तनाज़ा इस्लामाबाद हाई कोर्ट का है, तो या तो फिर बाकी सूबों में जजेस चीफ जस्टिस लगा दिए जाएंगे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का मामला जो है वो ताख़ीर का शिकार मज़ीद हो सकता है, और ताख़ीर का शिकार होगा तो भी कायम मकाम चीफ जस्टिस तो जस्टिस डोगर साहब वैसे भी बैठे हुए हैं ना। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जो भी तनाज़े हैं ना, जब तक इमरान खान के केस चलते रहेंगे
तो फिर इसका मतलब ये है, हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर ये तनाज़ा लंबा ही चलेगा, बाकियों का डिसाइड हो सकता है जल्दी हो जाए। गल मैं कहूँ तो जब तक इमरान खान के मुकदमात हैं, हम्म, जब से वो लैंड किए हैं ये तनाज़े शुरू हुए हैं, जब वो यहाँ से जाएंगे तो खत्म होंगे। और तनाज़ात इमरान खत्म खान के नहीं, सियासी मुकदमा, सियासी मुकदमात है, बिल्कुल ऐसे ही है। सियासी क्योंकि मुकदमा, उसका सारा फ़ायदा हुकूमत तो सियासी तौर पर ही उठा रही है और नुकसान इमरान खान सियासी तहरीक मुकदमा इंसाफ को जब रहा तक आते रहेंगे वो किसी के खिलाफ हैं, उससे अदलिया तबाह होती है। और अदलिया का जब से हमने देखा है पिछले 10 साल से इस्तेमाल शुरू हुआ था ना सियासत के लिए, तो कुछ जजेस थे जैसे सत्तर मिनल्ला, ये सारे ये बोला करते थे कि यार ये अदलिया के लिए अच्छा नहीं है, अदलिया तबाह हो जाएगी, तबाह हो जाएगी। अदलिया आखिर तबाह हो गई। ये मखसूस नशिस्तों के केसेस यहाँ ना आए होते, ये मामलात ना होते। ठीक है। अब अदलिया में तो आपने जो कानून आइन में लिख के दिया हुआ उसने उस पर फैसले करने हैं या करने थे, ठीक है। अब उन्होंने वो करना, किसी को पसंद आए किसी को नापसंद आए, उसमें फिर अदलिया के ऊपर फिर इंतकामी कार्रवाइयाँ भी होती हैं, तो ये डिवाइड भी आती है। फिर पॉलिटिक्स अब डेली अदलिया में होगी, बिल्कुल ऐसे डेली अदालत की राहदारी में होगी। सर अब तो पॉलिटिक्स सियासत एक ऐसी जगह है कि जहाँ भी हो रही हो ना वहाँ के माहौल पे असर छोड़ती है। अब तो सारा, तो उसने यहाँ के माहौल पे बहुत असर छोड़ा है। यहाँ पे सियासत की बुनियाद पर अदलिया में डिवीजन थी, है और अब रहेगी, अब मज़ीद बढ़ेगी इस तरह से कि आप देखें जुडिशल कमीशन के अंदर जो तमाम फैसले वो वोटिंग से होंगे, और वोटिंग के अंदर फिर लॉबिंग भी शुरू हो जाती है। जी। और जब फिर लॉबिंग शुरू होती है तो पार्टीबाजी सबसे पहले आती है कि ये हमारी पार्टी का, इसको हम लाए थे, इसको हम लाएंगे तो हमें फायदा होगा। इस वक्त भी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में 10-11 आसामियाँ खाली हैं जी। 10-11 सुप्रीम कोर्ट में आसामियाँ खाली होने का मतलब यह है कि मुल्क की 5 हाई कोर्ट्स के तमाम जजेस को हर वक्त ये उम्मीद है कि उनको सुप्रीम कोर्ट भी एलिवेट किया जा सकता है। बिल्कुल। लिहाजा एलिवेट किसने करना है? गवर्नमेंट ने करना है, जुडिशल कमीशन ने करना है, और जुडिशल कमीशन में अक्सरियत हुकूमत की है, तो अपनी अदाएं ठीक रखनी है। हाँ जी। अब देखें ना, जस्टिस सरफराज डोगर साहब 15वें नंबर पे हाई कोर्ट में बैठे हुए थे ना लाहौर जी। किसी ने सोचा भी था महीना डेढ़ पहले कि ये अच्छा ये एकदम उठ के किसी हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस भी लग जाएंगे, लग गए हैं ना। कमाल निशानी है सबके लिए, निशानी है, मगर हो सकता है। बाकर नजवी साहब पिछले साल जो है ना रांदा दरगाह हो गए थे। अच्छा, वो चीफ जुडिशल कमीशन ने कहा जी कि ये तो चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट नहीं बन सकते, इनका तो रिकॉर्ड ठीक नहीं है। ऐसा ही है। और अब वो जस्टिस सुप्रीम कोर्ट है, तो उनकी वो ना सिर्फ हज़फ की गई बल्कि उनको वापस यहाँ भी लाया गया और आईनी बेंच में भी बिठा दिया गया। अच्छा, सुना है आज मैंने किसी राहदारी में सरगोशियाँ हो रही थी कि जैसे सतर मिनल्ला भी आईनी बेंच में आ रहे हैं। नहीं, फ़िलहाल कोई ऐसी बात नहीं है। चले, इस पर मज़ीद जो अपडेट्स होगी अभी ख़त्म करते हैं। इस पर जो मज़ीद अपडेट्स होंगी सोहेल रशीद साहब का बहुत शुक्रिया, वो भी आपके सामने ज़रूर रखेंगे। अभी तक के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने के बाद।